हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो लाइफ सेटिट्यूड पर आपका स्वागत है। यहाँ हम एनसीईआरटी 12th क्लास को कर रहे थे। आज हमारा लेसन है प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज़। इस चैप्टर में हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सारा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। यह क्लास न केवल +2 क्लास ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनका बेस क्लियर करने में भी मदद करेगी, ज्योग्राफी को समझने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है, उसका अर्थ क्या होता है। वे सभी आर्थिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, यानी कि उन सभी आर्थिक क्रियाओं का संबंध पर्यावरण पर होता है, पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर होती है वो आर्थिक क्रियाएं, उन्हें प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अब इसमें दो प्रकार की क्रियाएं मुख्य रूप से मानी जाती है। एक है एग्रीकल्चर या कृषि, दूसरा है पशुपालन। ठीक है। अब पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की जो कृषि होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले कृषि का प्रकार आता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब इस कृषि का उद्देश्य केवल इतना होता है कि अपने जीवन का निर्वाह कर सके, अपने जीवन को चला सके। इसके दो प्रकार होते हैं, एक आदिकालीन निर्वाह कृषि, एक गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है, काट और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि भी कहते हैं। इसके और भी कई अलग अलग नाम हैं, उसके बारे में हम अलग से शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है। इस कृषि में किसी एक भूमि पर जंगल को काट करके थोड़े समय तक कृषि की जाती है। जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, दूसरे स्थान पर जा करके भूमि से जंगल को काट करके वहां पर कृषि की जाती है। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। बहुत कम मात्रा में अनाज वगैरह पैदा किया जाता है, जिससे परिवार का भरण पोषण ही हो पाता है। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में भी समस्या ये होती है कि यहाँ पर कृषक स्थायी होता है, कृषक परिवार स्थायी होता है, परंतु भूमि के का बहुत छोटे टुकड़े के ऊपर ज़्यादा लोग निर्भर होते हैं। यानी कि भूमि का छोटा टुकड़ा है, निर्भर लोग ज़्यादा हैं, वो स्थान को नहीं बदलेंगे, उसी भूमि पर बार बार खेती करते रहेंगे, परंतु ज़्यादा जनसंख्या छोटी भूमि पर निर्भर होने के कारण उससे आर्थिक लाभ नहीं ले पाते, केवल जीवन यापन ही हो पाता है। अब ये जो गहन निर्वाह कृषि है, इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पर चावल पर्याप्त मात्रा में होता है, बारिश खूब ज़्यादा होती है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जाती है। उदाहरण के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हम मान सकते हैं, वहाँ पर चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जाती है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ बारिश कम होती है, 100 सेंटीमीटर या उससे भी कम बारिश होती है, वहाँ पर चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है। इसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज वगैरह बोए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है रोपण कृषि। कृषि का एक नवीनतम प्रकार यूरोपीय लोगों ने जब अलग अलग कॉलोनीज बनाई, अलग अलग उपनिवेश बनाए, उन उपनिवेशों में रोपण प्रकार की कृषि शुरू की गई। इस कृषि में बहुत बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार के बागान लगे होते हैं। उदाहरण के लिए कॉफी बागान, रबड़ बागान, चाय के बागान, केले के बागान आदि आदि। ये रोपण कृषि कहलाती है। उसके बाद विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर एक ही प्रकार का अनाज बोया जाता है और उस अनाज को बोने का उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कि यूक्रेन है, इन क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर अनाज बड़ी मात्रा में बोया जाता है और अनाज बोने के साथ साथ टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त प्रयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर का, उर्वरकों का, इन सब का प्रयोग किया जाता है ताकि लाभ लिया जा सके। ठीक है। अगला है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में कई सारी फसलें एक साथ बो दी जाती है और अलग अलग प्रकार की फसलों का एक साथ जो उत्पादन है वो मिश्रित कृषि में आता है। उसके बाद आता है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में पशुओं को पाला जाता है और उन पशुओं से दूध प्राप्त करके लाभ लिया जाता है, उसे डेयरी कृषि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि का मतलब एक विशेष प्रकार की जलवायु में कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ पैदा होते हैं। जैसे कि भूमध्य सागरीय जलवायु है, वहाँ पर जलवायु ही इस प्रकार की है कि वहाँ खट्टे फल ज़्यादा मात्रा में होते हैं और खट्टे फलों वाले क्षेत्र के अंदर वाइन वगैरह ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती है। तो उन क्षेत्रों में उस प्रकार के जो बागान लगाए जाते हैं किन्नू, मौसमी वगैरह के, तो उन्हें भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। उसके बाद बाजार कृषि।
बाजार को ध्यान में रख करके जो कृषि की जाती है बाजार के नज़दीक, उसे बाजार कृषि कहते हैं। इसमें सब्जी और फल फूल की कृषि, फल और फूलों की कृषि और सब्जी दो प्रकार की कृषि होती है। जब बाजार में सब्जी की पूर्ति के लिए कृषि की जाती है उसे सब्जी कृषि कहा जाता है, और फल फूलों की कृषि के लिए फल कृषि कहा जाता है। आगे है जो स्वामित्व है उसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर भी दो प्रकार हैं, एक है सहकारी, एक है सामूहिक। सहकारी में सरकार और लोगों का मिला जुला रूप होता है, जैसे रूस वगैरह में। सामूहिक में सहकारी कृषि में सरकार और लोग मिलकर के कृषि करते हैं, सामूहिक कृषि में समूह बना करके लोग कृषि करते हैं, सामूहिक कृषि कहलाता है। उसके बाद पशुपालन। पशुपालन के भी दो प्रकार हैं, एक है चलवासी पशुचारण, एक है वाणिज्यिक पशुचारण। जब कोई समुदाय अपने पशुओं के साथ ऋतु के अनुसार प्रवास करे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, उसे चलवासी पशुचारण कहते हैं। वाणिज्यिक पशुपालन में पशुओं को एक ही स्थान पर विशेष रूप से रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, उसे वाणिज्यिक पशुपालन कहा जाता है। ठीक है। खनन यानी कि खनन करके, यानी जमीन को खोद करके खनिजों को निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन दो प्रकार का होता है, एक कूप की खनन यानी कि कुएं वगैरह बना करके या बोर वगैरह के जरिए, एक होता है खुला खनन। खुला खनन का मतलब ये है कि बहुत बड़ा मतलब एक गड्ढा बनाया जाएगा जिससे खनिजों को निकाला जाता है, खुला खनन कहलाता है। कूप की खनन में बहुत छोटा या बहुत ही पतला जो है वो खनन करके छेद करके निकाला जाता है, छोटा छेद करके निकालना कूप की खनन कहलाता है। तो ये था पूरा चैप्टर। उम्मीद है चैप्टर समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें।